हेलो दोस्तों, मैं शिवम। आप सबका स्वागत है। आज हम ब्लैक बुक का जीके करने जा रहे हैं, जो कि निखिल गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छा बुक है। तो आज हम ब्लैक बुक का एक एक चैप्टर कर करके जीके को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ब्लैक बुक का हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन हिस्ट्री का पहला चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके हम सब सारे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? तो सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक है। तो जैसा हम सब जानते हैं, सिंधु घाटी के खोजकर्ता में दयाराम साहनी सिंधु घाटी के खोजकर्ता में से एक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? तो सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई? हड़प्पा, जो कि टीसीएस में एक बार पूछा भी गया है, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर जो है वो हड़प्पा है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया पहला शहर हड़प्पा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हम सब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में, जो कि रेलवे में 2 बार पूछा गया है। आगे चलते हैं, वर्ष 1992 में सिंधु के तट पर लारकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? वर्ष 1992 में सिंधु के तट पर लारकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? तो वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राचीन शहर जो है वो सिंधु नदी के तंत्र पे बसे हैं। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे है हड़प्पा किस नदी के तट पे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पे है? तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी के तट पे है। रोपड़ सतलज नदी। कराडा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पे नहीं है। तो रोपड़ जो है वो सिंधु नदी के तट पे नहीं है, वो कहाँ है? सतलज नदी के तट पे है। अगला है, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पे है? तो मांडा जो है वो चिनाब नदी के तट पे स्थित है। मांडा चिनाब नदी के तट पे स्थित है। खरा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता जो है वो शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो शहरी सभ्यता थी। करा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई गई? तो सिंचाई की विशेषता जो है, सिंचाई की नहरें जो है वो नहीं पाई गई थी सिंधु घाटी की सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर पक्के ईंटों से अपने घर जो है वो बनाते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के टेराकोटा में
डैश एक पालतू जानवर नहीं था। तो टेराकोटा में जो है वो गाय पालतू जानवर नहीं था। ऑप्शन के अनुसार हम लोग बता रहे हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे है कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सा है। बड़ा कंफ्यूजन का क्वेश्चन। प्रथम धातु तांबा है, जबकि हम लोग को ध्यान में रहता है कि लोहा है, लेकिन नहीं, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु जो है वो तांबा है। अगला है हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है वो लोहा नहीं मिला था, तांबा ही यूज हो रहा था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग पशुपति और देवी माँ की पूजा करते थे। पशुपति और देवी माँ की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि क्या है। तो दोस्तों अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की कोई लिपि में जो लिखी गई है वो लिपि अभी तक पता नहीं चला है, अर्थात अपाठ्य लिपि है। अगला है सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्य और आर्थिक विकास को दर्शाता है। तो वाणिज्य और आर्थिक विकास का मतलब हुआ कि मुहर मतलब सिक्का जो है वो ये बताता है कि वाणिज्य और आर्थिक जो है वो विकसित थे लोग। अगला क्वेश्चन है नर्तकी की मूर्ति जो कि कांस्य की थी किस सभ्यता में पाई गई। तो हम सब जानते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये ऑप्शन के द्वारा चुना जाएगा। इसमें है कि भोजन को मांस मुख्य भोजन था। जानवरों का मांस जो है मुख्य भोजन सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं था। हड़प्पा में मुहर की खोज से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते थे। तो इसका आंसर होगा हड़प्पा। अगला सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जो है वो अभी पाकिस्तान में। अरे सिंधु घाटी सभ्यता का महास्नानागार कहाँ पाया गया। तो महास्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अच्छा इसको आदि कैसे रखेंगे। तो मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा नाम है और इधर महास्नानागार, तो महास्नानागार और मोहनजोदड़ो, या फिर म से महास्नानागार और म से मोहनजोदड़ो, इस तरह से याद रख सकते हैं। हड़प्पावासी कैसे थे। तो हड़प्पावासी जो है वो शहरी थे, क्योंकि ये शहरी सभ्यता थी तो ये लोग शहरी थे। अगला हड़प्पावासी की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो हड़प्पावासी की सामाजिक व्यवस्था जो थी वो उचित रूप से सामंतवादी थी। हड़प्पावासी की सामंतवादी व्यवस्था थी। तो चलिए और फिर यह है हड़प्पा की मोहरों का निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो हड़प्पा के मोहरों का निर्माण में टेराकोटा नाम का एक पत्थर होता था जिसका उपयोग जो है हड़प्पा के मोहरों के निर्माण में किया जाता था। तो अब ये था। अगला हम देख लेते हैं। अगला है कि हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिली है। तो हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा जो है वो दाइमाबाद में मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था। लोथल, दाइमाबाद, सुतकोटदा या धौलावीरा। तो दाइमाबाद जो है वो गुजरात में स्थित नहीं था, बाकी सब गुजरात में।
कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो ये कनिंघम जो है वो हड़प्पा खोज सभ्यता की खोज करने वाले पहले इंसान थे। कह रहा हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित है? तो एम एस बैट्स जो है वो हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से संबंधित है। अगला है मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ पर स्थित है? अमरी जो है वो सिंध प्रांत में पाकिस्तान में स्थित है। ये याद रखने का वाला क्वेश्चन है। अमरी हड़प्पा स्थल अमरी जो है वो कहाँ स्थित है? तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। कह रहा है सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नखलिस्तान कहा गया है? तो सिंध का नखलिस्तान जो है वो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। सिंध का नखलिस्तान। कह रहा है किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा को लौटाने को कहा? तो ये जो है वो पाकिस्तान जो है, क्योंकि मोहनजोदड़ो वहीं पड़ता है तो वो कह रहा है कि नर्तकी की प्रतिमा हमारी है, लौटा दो। तो पाकिस्तान हो गया। अगला है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन। तो महान धान्यागार जो है वो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। अगला है कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में। कह रहा है किस हड़प्पा स्थल से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से जो है वो जुताई का साक्ष्य प्राप्त होता है। किस हड़प्पा स्थल से जुताई का साक्ष्य? कालीबंगा से। आगे सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा जो है वो मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है किस हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया? तो कालीबंगा में जो है वो घरों के निर्माण में पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है मिट्टी के ईंटों का प्रयोग किया गया। आगे देखते हैं। आगे है कि कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड पोर्ट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? तो ये है लोथल जो कि गुजरात में है। ये कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड वाला एक मात्र सिंधु स्थल कौन सा है? तो वो है लोथल जो कि गुजरात में। कह रहा है किस हड़प्पा स्थल में ये प्रेमी जोड़ों का कंकाल पाया गया? तो ये भी लोथल में जो है वो प्रेमी जोड़ों का कंकाल पाया गया। कह रहा है किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधी समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है? तो ये है लोथल के साथ जो है वो मेसोपोटामिया का सीधी समुद्री व्यापार को माना जाता है। कह रहा है लोथल शहर किस नदी की एक सहायक नदी के किनारे बसा है? तो वो है साबरमती। लोथल जो है गुजरात में है और साबरमती नदी भी जो है वो गुजरात में ही है, जहाँ पे मतलब कि गांधी जी का आश्रम था साबरमती में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा है? तो वो है चनहुदड़ो जो है वो बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर माना जाता है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जल संरक्षण। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर जो है वो जल संरक्षण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पे स्थित है? तो वो है धौलावीर। धौलावीर जो है वो लूनी नदी के तट पे स्थित है।
आगे देखते हैं। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर स्थल भारत के किस राज्य में है? तो धौलावीर हम लोग जानते हैं गुजरात में है, रण का कच्छ में पड़ता है। आगे है कौन सा हड़प्पा स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? तो स्टेडियम के रूप में धौलावीर गुजरात को ही जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखते हैं सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल जो है वो गुजरात में है। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल कहाँ है? गुजरात में। आगे है किन पुरातात्विक स्थलों में गाढ़ों के आवास के प्रमाण मिले हैं? तो वो हैं बुर्जहोम। बुर्जहोम में गड्ढों के प्रमाण मिले हैं। तो आगे फिर देखते हैं। आगे है किस स्थल का पुरातत्वविदों ने 5 जंगली कुत्तों को बरसिंघा के सिंग के अवशेष बरामद किए? तो वो बुर्जहोम है। बुर्जहोम से जो है वो मतलब कि बुर्जहोम से जो है 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंघा के सिंग का जो है वो अवशेष प्राप्त हुआ है। अगला है सतुघई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो सतुघई एक स्थल है सिंधु घाटी का, वो किस देश में है? अफगानिस्तान में। सतुघई जो है वो अफगानिस्तान में। कर रहा है अगला क्वेश्चन, इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो फारसी भाषा में हुई है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति स्थल सनौली किस राज्य में है? तो सनौली हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में। सनौली जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं। तो अगला चैप्टर है वैदिक काल। प्राचीन इतिहास का ही एक चैप्टर है वैदिक काल। तो वैदिक काल को भी हम लोग देख लेते हैं। करा आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल हुए। क्योंकि सफल हुए, वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते हैं। आर्य जो है वो अपने पूर्व आर्यों के साथ जो है वो संघर्ष जो हुआ था उसमें सफल रहे। क्यों सफल रहे? तो वे घोड़ों के संचालित रथों का उपयोग करते थे, इसलिए सफल रहे। अगला क्वेश्चन है आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियां कहाँ पर थी? तो आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियां सप्त सिंधु में थी। कहाँ थी? सप्त सिंधु में। अगला है भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली। तो वैदिक सभ्यता जो है वो सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। और इसके पहले हम पढ़े क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो वो सिंधु नदी के द्वारा सिंधु नदी के तट पे वो फली फूली। और ये वैदिक काल जो है वैदिक सभ्यता जो है वो सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। तो इसे हम याद रखेंगे। अगला है वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था राजा को पहले मतलब वैदिक युग में गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या था? मवेशियों का स्वामी। गोपति का अर्थ था मवेशियों का स्वामी। आगे रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? तो रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? पुरुषनी। पुरुषनी जो है वो रावी नदी का ऋग्वैदिक काल का जो है वो नाम था। करा तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? पंपा। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम पंपा था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध माना जाता था? तो प्राचीन भारत में गंधर्व विवाह
गंधर्व विवाह को वैध माना जाता था। प्राचीन भारत में जो है वो गंधर्व विवाह जो होता था उसे वैध माना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। तो वैदिक सभ्यता के लोग वो दूध और दूध से बने पदार्थ जो है उनका मुख्य भोजन होता था। अगला है आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन के कौन से चरण है। तो आयु के अनुसार जो है वो आर्य समाज में 4 चरण होते थे। पहला जो है वो ब्रह्मचर्य होता था, दूसरा जो है वो गृहस्थ होता था, और तीसरा जो है वो वानप्रस्थ होता था, और चौथा जो है वो संन्यास होता था। आगे है प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य क्या थे। तो प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य क्या थे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पूछा गया क्वेश्चन, इसे याद रखेंगे कि प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य क्या थे। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आगे वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह कौन सा था। तो वैदिक काल में जो है वो अग्नि, इंद्र और सोम, ये जो है वो देवताओं का महत्वपूर्ण समूह है। वैदिक काल में इन्हीं लोग का पूजा ज़्यादा किया जाता था। कौन कौन, अग्नि, इंद्र और सोम। डैश, अगला क्वेश्चन है डैश वेदांग नहीं है। तो पूर्व मीमांस, वो ऑप्शन के द्वारा होगा कि पूर्व मीमांस जो है वो वेदांग नहीं है। वेदांग जो है वो कितना है, 6 है। कौन कौन, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। वेदांग 6 है। और वेद कितना है, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इसे हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए। तो ये सभी जितने भी है वो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला है सूरदास ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया। तो सूरदास जो है वो ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे अपने लेखन में। ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे कौन, सूरदास। आगे देखते हैं। आगे है आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया। तो आर्यों द्वारा जो है वो लोहार का अभ्यास नहीं किया गया। कह रहा है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। तो अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि जो प्राचीन काल में बहुत ही बड़े ऋषि माने जाते थे, उनके द्वारा जो है वो दक्षिण भारत का आर्यकरण किया गया था, ऐसा माना जाता है। अगला है जनजातीय मुखिया के चुनाव में सामान्यतः कौन सी जनजातीय सभाएं सम्मिलित होती थी। तो ये जो है समिति जो है वो जनजातीय मुखिया के चुनाव में सम्मिलित होती थी। अगला है वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश के रूप में जाना जाता है। तो वैदिक भजन और मंत्र को जो है वो संहिता के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी। तो जाति व्यवस्था जो है वो श्रम का व्यवसायिक विभाजन के लिए। प्राचीन काल में जो है वो जाति व्यवस्था श्रम का जो काम होता था उसके अनुसार व्यवसायिक विभाजन के लिए इसे बनाया गया था। कह रहा है प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है। तो प्राचीन भारत में लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 4 ज्ञात वर्णों में कौन सा वर्ण प्रथम स्थान पे है। तो ये जो 4 वर्ण थे उसमें ब्राह्मण जो है वो प्रथम स्थान पे, मतलब सबसे ऊंचे स्थान पे थे। करा वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम जो है वो तांबे का प्रयोग किया गया था। और
हड़प्पा काल में भी सबसे पहले तांबे का ही प्रयोग किया गया था, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे है डैश के फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता था, तो जौ और तंबाकू के फसल के बारे में वैदिक लोगों को पहले से जानकारी थी। आगे देखते हैं, वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे राजा जो है वो लोगों से कर जो वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। कब? वैदिक काल में कर वसूली को क्या कहा जाता था? बलि। अगला है वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद का मतलब ही ज्ञान होता है, क्योंकि उसमें सारा ज्ञान ही पड़ा हुआ। करा यज्ञ के सूत्र किस वेद में है? तो यज्ञ के सूत्र जो है वो यजुर्वेद में है। यज्ञ के सूत्र यजुर्वेद में है। अगला भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से लगाया जा सकता है? तो ये सामवेद से जो है वो भारतीय संगीत की उत्पत्ति, ऐसा माना जाता है कि संगीत का जनक जो है वो सामवेद को ही माना जाता है। अगला है चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद, तो सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कह रहा है कि कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो ऋग्वेद जो है वो प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। कह रहा है रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत किस वेद को कहा जाता है? तो रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत जो है वो ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद को कहा जाता है। आगे है ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। आगे है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। आगे है मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति जो है वो कानून से संबंधित विषय है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद डैश, तो उपनिषद जो है वो हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। उपनिषद जो है वो हिंदू दर्शन का स्रोत है। अगला है उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो श्रद्धा पूर्वक पास बैठना। उपनिषद का मतलब कि श्रद्धा से पास में बैठना जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है। कह रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला है वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? तो वो है शल्व सूत्र। शल्व सूत्र जो है वो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। डैश को वेदांत भी कहा जाता है। तो उपनिषद को जो है वो वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। करा वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है, जैसा कि हम बताए थे कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ये 6 जो है वो वेदांग है। अगला क्वेश्चन है वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता, तो कल्प जो है वो अनुष्ठान को दर्शाता है। वेदांगों में कल्प जो है वो क्या दर्शाता है? अनुष्ठान को दर्शाने का काम करता है। अगला है किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? तो ये जो है वो शतपथ ब्राह्मण में जो है वो पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है। अगला है कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? तो अथर्ववेद जो है वो वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। कह रहा है किस वेद में जादुई माया और मंत्र दिया गया है? तो ये भी जो है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जादुई मंत्र और माया दिया गया है। कह रहा है नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद उल्लेख किया गया है। तो कठोपनिषद में जो है वो इसका संवाद जो है वो क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है।
अगला है हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में कौन सा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है। तो ये जो है गरुड़ जो है वो ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे, गरुड़ जो है वो विष्णु जी का अवतार नहीं है। कह रहा है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद मुनि है। ये सब क्वेश्चन टीसीएस में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे। करातोल कापियार डैश भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण विद थे। तो ये जो है तोल कापियार जो है वो तमिल भाषा का, तमिल जो है वो तमिलनाडु में बोला जाता है, तमिल भाषा का जो है वो प्राचीन व्याकरण विद थे। अगला है सांख्य दर्शन स्कूल की स्थापना कौन किया था। सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि जो है वो स्कूल की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है कामसूत्र। कामसूत्र मूल रूप से 3री शताब्दी में भारतीय ऋषि वत्स्यायन के द्वारा संकलित किया गया था, जो उत्तरी भारत में रहते थे। कौन। कामसूत्र जो है वो मूल रूप से 3री शताब्दी में भारतीय ऋषि वत्स्यायन द्वारा संकलित किया गया था, जो भारतीय भारत में उत्तरी भारत में रहते थे। अगला इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहाँ रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया। जोड़ लो इंडोनेशिया में, तो वो है बोरोबुदर। बोरोबुदर जो है वो इंडोनेशिया में एक जगह है जहाँ पे रामायण और महाभारत के दृश्य को दर्शाया गया है। अगला है वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान में किस जानवर का संबंध है। तो वैदिक भारत में जो है वो घोड़ा का, मतलब कि अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध घोड़ा होता है तो अश्वमेध यज्ञ मतलब कि घोड़े के बारे में बताया गया है। तो ये हम आज 2 चैप्टर देखे हैं हिस्ट्री का। कौन कौन। एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता यानी वैदिक काल। आगे हम फिर अगला चैप्टर लाएंगे। इसी तरह से अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू। जय हिंद।